हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। So the activity of an enzyme can be affected by change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो चेंज होगा अगर आप कुछ भी फैक्टर्स ऑल्टरनेट करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं टेम्परेचर, पीएच हो सकता है मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, या तो फिर आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कीजिए, या तो फिर आप किसी वैसे केमिकल्स को चेंज कीजिए जो कि बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एंजाइम से। ठीक है, जैसे कि आपका एक्टिवेटर, इनिबिटर, उस टाइप के कम सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब हम धीरे-धीरे देखेंगे कि कैसे आपका ये सब वर्कआउट होता है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है टेम्परेचर। So enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH। ठीक है, कहने का मतलब कि जो एंजाइम होगा उसका हाईएस्ट एक्टिविटी जो होगा होगा एक पर्टिकुलर पीएच पे होगा, जिसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे। अब आइए यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये टेम्परेचर का डायग्राम है, ये पीएच का डायग्राम, और ये एंजाइम की एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो देखिए नैरो रेंज पे जो उसका एक्टिविटी है वो ऑप्टिमल है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपकी एक्टिविटी घट गई, टेम्परेचर घटा रहे हैं फिर भी घट गई, पीएच बढ़ा रहे हैं फिर भी घट गई, पीएच घटा रहे हैं फिर भी घट गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो स्लो, ठीक है, एक्टिविटी का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो नैरो रेंज है टेम्परेचर, इसी की हम बात कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे कि ये पीक पीक ऑप्टेन होता है मैक्सिमम का, इसको हम लोग ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। तो ये जो टेम्परेचर मिलेगा ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो रफली ये हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसी तरह पीएच का कुछ वैल्यू होता होगा। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी का, तो अलग अलग पीएच अलग अलग एंजाइम का अलग अलग वैल्यू होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो एक्टिविटी विल डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अब देखिए अबव भी आप जा रहे हैं, बिलो भी जा रहे हैं, तो एक्टिविटी जो है घट रहा है, क्योंकि ये इस तरीके का कर्व है आपके पास। सो लो टेम्परेचर, अब क्या होता है लो टेम्परेचर में, इट विल प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। तो जब आप टेम्परेचर घटाते हैं तो कोल्ड टेम्परेचर हो गया, तो एक्टिविटी क्या होगी, वो घट जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि जो एंजाइम होगा वो टेम्पररी इनएक्टिव हो जाता है, और हाई टेम्परेचर में क्या होता है, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो है हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो जाता है। कहने का मतलब 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो 2 डिग्री में टूट जाएगा, 2 डिग्री 1 डिग्री में आ जाएगा, तो डीनेचर हो जाता है प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे, इसलिए फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे एक्टिविटी क्या होती है, सप्रेस हो जाती है, टेम्परली इनएक्टिव हो जाता है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, उसी तरह एक ऑप्टिमम पीएच होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पे, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको समझना है कुछ पॉइंट, देखिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने कुछ चीजें लिखी हुई है। तो एक्स एक्सिस पे आप देखिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करते हैं, ये सबस्ट्रेट एस फॉर सबस्ट्रेट होता है, और जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करता है, तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। वाई एक्सिस पे आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का जो स्पीड है वो आप प्लॉट करते हो। ठीक है, अब वहां पे देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपके पास है तो वी मैक्स, जिसको आपने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और उसका आधा
वी मैक्स बाई 2, तो वो कुछ आएगा पॉइंट, उसको आपने प्लॉट किया। अब आप देख रहे हो कि जब आप सबस्ट्रेट और वेलोसिटी को प्लॉट करते हो तो आपका कर्व इस टाइप से होता है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और धीरे आप देखेंगे कि वो प्लेटू हो जा रहा है। तो यहाँ जो कर्व है वो एसिम्प्टोटिक कर्व है। एसिम्प्टोट का मतलब है कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स मैक्सिमम वेलोसिटी बट इट कैन नेवर रीच दैट वेलोसिटी, मतलब इट विल बी पैरेलल टू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिम्प्टोट, ये जगह, तो ये प्लेटू फेज है। अब आप कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा वी मैक्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसी इक्वेशन को, इसको ही मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में माइकेलिस मेंथन ने एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, माइकेलिस माइकेलिस इसको आप लिख सकते हो क्योंकि ये आपकी किताब में और सिलेबस में नहीं है, बट वो इसको एक्सप्लेन करता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड माइकेलिस मेंथन इक्वेशन, जो कि इस ग्राफ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेगा, इक्वेशन। ठीक है, अब ये माइकेलिस मेंटन मैथमेटिकली क्या बोलता है कि जो वेलोसिटी है आपका एंजाइम का, एक्टिविटी का, दैट इज यू कैन कैलकुलेट इट एज वेलोसिटी मैक्स। ठीक है, तो बी मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के एम, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, के एम माइकेलिस कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो आपका मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है V बराबर V मैक्स एस बाई के एम प्लस एस। अब ये के एम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, इस के एम, ये के एम क्या है? माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट इज डिफाइंड, के एम इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, दैट वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बढ़ाइए इसको आगे, at which velocity of the reaction enzymatic activity is half of maximum। ठीक है, ठीक है, तो Km is S at Vmax by 2 in simple way। Km क्या है? It is substrate concentration at which velocity of reaction is Vmax by 2। सिंपल बात है। आप जब इस इक्वेशन में, माइकेलिस मेंटन में, जब आप Km को S के बराबर पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए, तो जब आप Km बराबर S पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है। When Km is equal to substrate concentration, then velocity of the reaction V is equal to V max by 2 आ जा रहा है, आ रहा है ना? आएगा, आ जाएगा मैथमेटिकली, क्योंकि ये Km प्लस S तो 2S हो जाएगा, S प्लस S, एक S से S कैंसिल हो गया, नीचे 2 बचा है, ऊपर V max बचा है, तो V is equal to V max by 2 at Km is equal to S। तो हम माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, इट इज दैट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट व्हिच रिएक्शन इज हाफ इट्स मैक्सिमल वेलोसिटी। ठीक है, ये तीन चीज समझ में आ गया आपको, रिएक्शन, ग्राफ, पीएच, टेम्परेचर। हेलो हेलो, हेलो, ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। तो यही चीज आपको समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि आपको एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग में कर रहा हूँ and I am opening the whiteboard। whiteboard तो है ही इसमें।
व्हाइट बोर्ड तो है नहीं, स्क्रीन ही शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसको आगे बढ़ा देता हूँ, देखता हूँ क्या है। ठीक है, तो यहाँ कुछ खाली पन्ना दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसको अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है आपका, वो कहता है B इज इक्वल टू बी मैक्स माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ये लोग एग्जाम में पूछ देता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे तभी ये सिलेबस में था, पता नहीं अभी इन लोगों ने अभी सिलेबस में क्यों नहीं हटा दिया इसको। So I will write down the equation once again. So B is equal to B max S by Km plus S. यही मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम कंडीशन वाइज एक्सपेक्ट करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन इज, अगर हम मान लेते हैं कि कंसेंट्रेशन जो है, ग्राफ को ही एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, अगर कंसेंट्रेशन जो है सबस्ट्रेट का वो बहुत कम है एट लो एस, ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन Km। ठीक है, तो Km वैल्यू से उसका वैल्यू जो होगा वो बहुत कम होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, हम Km, हम सबस्ट्रेट वैल्यू चूंकि बहुत कम है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, तो मेरा B का वैल्यू क्या आ जाएगा, B का वैल्यू मैथमेटिकली जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये B मैक्स S बाई, जो वैल्यू कम रहता है उसको, बहुत कम रहता है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो B मैक्स S बाई Km हो जाएगा। ठीक है, Km हो जाएगा, क्योंकि S को इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, रिएक्शन रेट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली है, नीचे रहा तो डिनोमिनेटर में रहता तो इनवर्सली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसका मतलब कि जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रहता है, इसीलिए जो आपका कर्व जो है वो ऐसा है, ऐसा। ये आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपने लिया था इधर, ठीक है, और इधर आपने वेलोसिटी लिया था, और ये बी मैक्स था, ये बी मैक्स था मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका बी मैक्स है, और ये बी मैक्स बाई 2 था, हाफ ऑफ बी मैक्स। ठीक है, तो अभी आप यही समझिए, ये बी मैक्स। ठीक है, तो जब आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम था तब वो कर्व ऐसा है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल है, ये एरिया कर्व का ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको अगर आप सीधा ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा, प्रोपोर्शनल लाइन। ठीक है, कम होता है, एस का वैल्यू देखो यहाँ कितना कम है इस एरिया में, एस का वैल्यू जब कम होता है तो वी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उसका दूसरा कंडीशन, जब हम कंसेंट्रेशन को, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को हाई लेंगे, हम कर्व समझ रहे हैं इससे, ठीक है, हाई लेंगे, तो जब हम हाई लेते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, तब मेरा क्या होगा,
तब तो मेरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन Km होगा, ये वेरी वेरी ग्रेटर देन Km। अब इस कंडीशन में हमको Km को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको Km को इग्नोर करेंगे तो मेरा V बराबर क्या आ जाएगा, आप ही सोचो। V बराबर क्या होगा, Km जब इग्नोर कर देंगे तो V max S by S। V max ऊपर में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे में Km को इग्नोर किए, फिर भी S तो बचा। अब ये S और ये S तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, V इज इक्वल टू V max। मतलब कि जब ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा तो ये V max के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हमको पता नहीं है इसका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बट मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, हमको पता नहीं कितना ज्यादा, तो V का वैल्यू V max के बराबर होना चाहिए। तो वो कर्व यही बता रहा है ना कि जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आवर कर्व इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स V max। तो ये पार्ट ऑफ द कर्व भी हम एक्सप्लेन कर दिए, ये पार्ट ऑफ द कर्व भी हम एक्सप्लेन कर दिए, प्रोपोर्शनल कर्व। अब आता है मेरा बीच वाला हिस्सा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमको क्या बोलता है, अब हम वो डिफाइन करेंगे Km, ठीक है, क्योंकि Km हमको यहाँ डिफाइन करना है। Km का मतलब क्या है, थर्ड कंडीशन हमने बोला कि जब Km का वैल्यू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, ठीक है, वन Km इज इक्वल टू S, तब क्या होगा मेरा V बराबर V max सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन S, और नीचे Km प्लस S है तो Km की जगह हम S लिख देंगे, S प्लस S, तो नीचे हो गया 2S, तो 2S और S कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा V max बाई 2, ठीक है। तो वही चीज हम बता रहे थे, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या है, दैट वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट इट विच इट इज हाफ ऑफ V max। तो ये आपका कर्व को एक्सप्लेन करता है कि जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है देन V इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है देन V अप्रोचेस V max, और जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km के बराबर होता है तब V इज इक्वल टू हाफ ऑफ V max, ठीक है। तो यही था चीज आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन, वही चीज यहाँ पे आपको समझाया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में। With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first। वही राइज कर रहा है, देखिए जब लो कॉन्सेंट्रेशन है तो वो प्रोपोर्शनल है, मतलब वो बढ़ेगा। The reaction ultimately reaches a maximum velocity V max, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate। इसका मतलब जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तब V is equal to V max। अब ये कॉन्सेंट इसको आप थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फीवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और जब वो सैचुरेट हो जाते हैं तो देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड टू द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। कहने का मतलब मान लिया 10 एंजाइम मॉलिक्यूल है और 50 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एक साथ 50 तो आके इसको बाइंड करेगा नहीं, 10 करेगा, तो तब 10 करेगा तो मैक्सिमल वेलोसिटी अप्रोच हो जाएगा, बाकी 40 को इंतजार करना पड़ेगा कि जब वो 10 प्रोडक्ट बन जाएंगे सबस्ट्रेट तब वो बाकी 10 आएंगे। तो वही कह रहा है कि दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फेवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब सारा एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट से बाइंड है, तो देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल बाइंड टू द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हेलो हेलो, Yes, sir. तो यही चीज है जो कि आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे समझाया जाता है और यही चीज आपको समझना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, the activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme, ठीक है। तो पीएच था, टेम्परेचर था, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन था, इसके अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम से बाइंड करते हैं, तो वो भी तो एक्टिविटी को अप रेगुलेट डाउन रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो अप रेगुलेट करता है उसको हम लोग एक्टिवेटर बोलते हैं, जो डाउन रेगुलेट करता है एक्टिविटी उसको हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं। तो दो तरह का हो गया, एक्टिवेटर और इनहिबिटर। तो जो एक्टिवेट करेगा उसको एक्टिवेटर बोलेंगे, जो इनहिबिट करेगा उसको हम लोग इनहिबिटर बोलेंगे। तो आपका किताब में इनहिबिटर का थोड़ा सा कहानी दिया है उस, ठीक है। ये पोर्शन एंजाइम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है बायो के, तो इस पर थोड़ा सा एडवांस्ड लेक्चर भी हम कर लेंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर समझना होगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी समझिए। तो यहाँ पे हम ये कहे कि एक्टिवेटर हो सकता है when the binding of the chemicals shuts off enzyme, ठीक है। अगर वैसा केमिकल जो बाइंड किया एक्टिव साइट पे और एंजाइम का एक्टिविटी जीरो हो गया, तब उस प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि वो कर रहा है केमिकल क्या कहलाएगा, नल, ठीक है। तो इनहिबिटर का काम है एंजाइम को इनहिबिट करना। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is called competitive inhibitor. compete कर रहा है, मतलब ये आप मॉलिक्यूल और ये मान लेते हैं उसका पॉकेट है, तो ये एक्टिव साइट है आपका एंजाइम का, ठीक है। ये एंजाइम है ई, ठीक है। तो सब है कि आपका ये क्या, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि एक मिनट क्यों नहीं हो रहा, हेलो, ठीक। देखिए कि
ये आपका हम बताए एक्टिव साइट था। इंटरनेट खराब हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपका क्या है, आपका इनहिबिटर है और जो साइट है एक दूसरे से मैच, ठीक है। ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका इनहिबिटर आई है। दोनों मैच, दोनों कॉम्प करेगा इसके लिए, इस एक्टिव, ठीक है। एस भी जाएगा, जो पहुंच जाएगा वो फिट कर जाएगा, ठीक है। तो वो कॉम्पिटिटिव है इस, उसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से मैचिंग का स्ट्रक्चरली, और वो अगर मैच कर गई तो इनहिबिट हो जाएगा। Close structural similarity with the inhibitor will compete with the substrate binding site. So consequently जब substrate bind नहीं कर पाएगा तो obviously एंजाइम का जो एक्शन है रहेगा, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिट होगा। अब इसका मतलब क्या है, अब आप सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट, ठीक है। ये जो इट रिजल्ट सबस्ट्रेट सक्सिनेट इंस्ट्रक्ट, तो कहने का मतलब सच कॉम्पिटिटिव इन्हें ऑफ्टन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन टेक इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग अच्छा ड्रग बना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको यही चीज समझना है कि एट है एक्टिव साइट, उसको सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, अगर इनहिबिट बाइंड नहीं करेगा तो एक्टिविटी घट जाएगी। यहाँ इनहिबिट पिटिशन में है फॉर बाइंडिंग द फेनोमेनन, ठीक है। और जो इनहिबिटर लोग बोलेंगे हुआ में, आप इसको पढ़िएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है मैलोनेट के द्वारा इनहिबिट, ठीक है। ये मैलोनेट क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सिनेट का, सिनेट और मैलोनेट क्या करें, का जो साइड है उसके लिए कॉम्पीट करेगा, इन मैलोनेट क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। तो सबस्ट्रेट सक्सिनेट बाइंड नहीं कर पाएगा तो टाइम का जो एक्टिविटी है सक्सेस का घट जाएगा, तो घट जाएगा तो यही चाहिए हमको। तो हमने कहने का मतलब ऐसे मेटाबॉलिक में एंजाइम होते हैं उनको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं इनहिबिटर डेवलप कर, ठीक है, ताकि वहाँ बाइंड ड्रग फॉर्मुलेट किए हैं वो जाके बाइंड बैक्टीरिया अपना फंक्शन ना कर पाए, ठीक है। टेक्निक हम लोग ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, ठीक है, ड्रग है में इस टेक्निक का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काफी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। ये इनहिबिशन बहुत है, अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव के सिलेबस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझिए, ठीक है। तो ये क्या होता है,